चलिए आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल पैथोलॉजी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पैथोलॉजी है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं। एक क्या है पैथोस और दूसरा क्या है जी आपका लोगस। तो पैथोस का मतलब क्या होता है सफरिंग और डिजीज। ठीक है, सफरिंग यहाँ पे आप इसे डिजीज कहेंगे। और लोगोस का मतलब क्या होता है स्टडी और नॉलेज। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ डिजीज और हम कह सकते हैं कि जी नॉलेज ऑफ डिजीज और सफरिंग इज कॉल्ड पैथोलॉजी। तो अगर हम पैथोलॉजी को डिफाइन करें तो इसमें हम क्या कहेंगे कि द स्टडी ऑफ डिजीजेस, देयर काजेस, इफेक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इन सारी चीजों की स्टडी और अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि हमने इन सब चीजों को ट्रीट करना है। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज पैथोलॉजी। अच्छा, जो अभी हमने डिस्कस किया वो था हमारा लिटरल मीनिंग ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिटरल मीनिंग पैथोलॉजी का क्या है तो उसमें आप क्या मेंशन करेंगे? स्टडी ऑफ डिजीज और नॉलेज ऑफ डिजीज। ठीक है, यहाँ पर आप सफरिंग भी कह सकते हैं, लेकिन जब कोई पर्सन आपसे ये कहे कि आप जी पैथोलॉजी को डिफाइन करें, ठीक है, तो उसमें आप ये मेंशन करेंगे स्टडी ऑफ डिजीजेस, देयर काजेस, इफेक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद क्या है कि जब भी आपका जो सेल है, ठीक है, अगर किसी जगह पे कोई भी डिजीज हो रही है तो उस जगह पे जितने भी सेल्स होंगे, वो टिश्यू होगा, वो ऑर्गन होगा, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका जो सेल स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या आएंगी चेंजिंग्स आएंगी। ठीक है, अच्छा, तो इन सारे फैक्टर्स की जो स्टडी है उसमें हम करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। और अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या होता है उस डिजीज को ट्रीट करना। क्लियर? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपकी क्या है ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। तो ये इधर मेंशन है जी ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। तो ये 8 मेन ब्रांचेस हैं पैथोलॉजी की। इसमें से जो हमारी आगे आने वाली वीडियोस होंगी वो सारी किसके ऊपर होंगी? जनरल पैथोलॉजी के ऊपर, क्योंकि हमारा मेन फोकस इसमें क्या है जनरल पैथोलॉजी। अच्छा, अगर हम पहली ब्रांच की बात करें तो वो आपकी क्या है जनरल पैथोलॉजी। तो जनरल पैथोलॉजी जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी। तो इसमें आपकी जो सारी बात है वो किसके रिलेटेड होगी? आपकी सेल और टिश्यू इंजरी से रिलेटेड होगी। इधर ये चीज मेंशन भी है। ठीक है, अच्छा, प्लस आपकी जो बॉडी है वो इस इंजरी की तरफ कैसा जो है रिस्पॉन्स देती है और आपकी बॉडी कैसे रिपेयरिंग करती है। तो दो मेन फैक्टर हैं जो कि आपके जनरल पैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। पहली इसमें चीज क्या है कि सेल और टिश्यू इंजरी जो है ठीक इधर मेंशन भी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि आपकी जो बॉडी है टुवर्ड्स दैट इंजरी, ठीक है, वो कैसे रिस्पॉन्स देती है और रिपेयरिंग कैसे होती है बॉडी की जो है। अच्छा जी, सेकेंड ब्रांच हमारी क्या है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। यानी कि आप किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर का आपने सैंपल लिया, ठीक है, जिसे आप बायोप्सी भी कहते हैं, और आपने उसकी स्लाइड बना के अंडर द माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व किया। तो ये आपकी किस में रहेगी एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में। उसके बाद आपकी क्या रहती है क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो जितनी भी आप जो है यूरिन का सैंपल लेते हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं, स्टूल सैंपल की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ आप किसके अंदर स्टडी करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी में। नेक्स्ट क्या रहती है केमिकल पैथोलॉजी। ठीक है, तो आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के केमिकल रिलीज होते हैं। तो अगर तो आपकी बॉडी में जिस केमिकल की जो अमाउंट है वो ज्यादा होनी चाहिए लेकिन कम रिलीज हो रही है, ठीक है, या फिर कम रिलीज होनी चाहिए थी लेकिन ज्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है, तो ये जो इम्बैलेंस है ये किस में आप स्टडी करेंगे केमिकल पैथोलॉजी में। इसी तरह अगर हम जेनेटिक पैथोलॉजी की बात करें तो जितने भी आपके डीएनए से रिलेटेड जो है डिफेक्ट्स आते हैं आपकी बॉडी में, सेल इंजरी आती है, वो सारी की सारी आप जनरल पैथोलॉजी में डिस्कस करते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें हेमाटोलॉजी की तो जितने भी आपके ब्लड डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे आप हेमाटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इसी तरह इम्यूनोलॉजी, अगर तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से जो आपकी सेल इंजरी आती है वो हम सारी की सारी किसमें स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। और माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सारे के सारे आपकी क्या अगर जाते क्या काज करते हैं सेल इंजरी काज करते हैं, तो उन सब चीजों की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अच्छा जी, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जी कोर ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी में आप स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये जो चार मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनको ही आप हमेशा डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्या है आपकी टियोलॉजी, उसके बाद पैथोजेनेसिस है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, और लास्ट पॉइंट आपका क्या है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है टियोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है, अब काज जो है आपका वो आपका जेनेटिक भी हो सकता है और रिक्वायर्ड भी हो सकता है। जेनेटिक का मतलब क्या है कि आपको पता है कि हम सबका जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है।
ठीक है? तो जेनेटिकली जितनी भी चेंजेस आती हैं और उसकी वजह से सेल इंजरी होती है, वो सारी की सारी आपकी किसमें आएगी? आपकी एटियोलॉजी जो कि रिलेटेड है किससे? जेनेटिक्स से। दूसरी आपकी क्या है? एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड में फिर आपके आगे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है? इसमें आपके फिजिकल एजेंट्स आ जाते हैं, जैसे किसी का को ट्रॉमा से या शॉक से उसका एक्सपोज़र हो रहा है या फिर यूवी रेज़ से एक्सपोज़र हो रहा है, तो आप किसकी तरफ जाएँगे? सेल इंजरी की तरफ। केमिकल पॉइज़न्स में आपके लैब के केमिकल्स आ जाते हैं, या फिर आप ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका मैक्सिमम एक्सपोज़र है किसके साथ? केमिकल्स के साथ, उसकी वजह से हो सकती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं, प्रोटीन आपको लेनी चाहिए थी, आप कम ले रहे हैं, कार्ब्स आपको जितनी लेनी चाहिए थी उससे आप कम ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप किसकी तरफ जा रहे हैं? सेल इंजरी की तरफ। इसी तरह कोई भी बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है जो कि आपको सेल इंजरी की तरफ लेके जा सकती है। इसी तरह अगर आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने ही सेल्स के अगेंस्ट खड़ा हो गया है, तो उसकी वजह से भी आप इसकी तरफ जा सकते हैं, एब्नॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की तरफ जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में फिर आपको क्या रहता है कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी बॉडी में चेंजिंग्स आएंगी, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? सेल इंजरी की तरफ। तो जो हमने बात की थी कि जो आपकी कोर ऑफ पैथोलॉजी में, उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी की हमने बात की, वो जेनेटिकल भी हो सकती है या फिर एक्वायर्ड भी हो सकती है। जेनेटिकल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सारी की सारी चीजें जो आपके डीएनए में डिस्टर्बेंस से रिलेटेड होंगी, ठीक है, उसकी वजह से जो सेल इंजरी आएगी वो सारी की सारी इसमें हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में। उसके बाद एक्वायर्ड में हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे जिसकी वजह से आपकी जो डिजीज है वो हो सकती है। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट आपका क्या था? पैथोजेनेसिस। इसे आप क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इधर ये मैंने लिखा है जी आई, ठीक है, आई स्टैंड फॉर इनिशियल इवेंट्स। और आगे आप किसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं? डिजीज एक्सप्रेशन में, ठीक है, ये तो मैंने मेंशन कर दिया है ई। ठीक है, यानी कि इनिशियल इवेंट से लेके डिजीज एक्सप्रेशन तक का जो ये सफर है, ये सारा का सारा क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। और आप इसे क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस। ठीक है, सपोज आप यूं कर लें कि जैसे कोई पर्सन था, उसका गला खराब था, ठीक है, वो उसका ठीक नहीं हुआ, तो जो गला खराब होना है वो उसका क्या है? इनिशियल इवेंट है, ठीक है। और उसके बाद उसको क्योंकि उसने ट्रीट नहीं किया तो उसकी वजह से क्या हो गई? लंग्स की उसको इन्फेक्शन हो गई, लंग्स की डिजीज हो गई, तो आप उसे क्या कहेंगे? डिजीज एक्सप्रेशन। तो इनिशियल इवेंट से डिजीज एक्सप्रेशन तक का जो सफर, इसे क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस और मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। अच्छा, नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट क्या है आपका? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है। अच्छा, जब भी आपको पता है कि एटियोलॉजी आपको पता चल गई, आपको पैथोजेनेसिस पता चल गई, उसके बाद आपके सेल्स में क्या होंगे? आपकी सेल और टिश्यू के अंदर क्या आएंगे? स्ट्रक्चर चेंजेस आएंगी, ठीक है, ये इधर मेंशन भी है। तो आपको पता है जब भी किसी भी सेल या टिश्यू के स्ट्रक्चर में चेंज आती है तो अल्टीमेटली उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो चेंजेस है वो हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर। और ये हमें कितनी, दो चीजें हमें ये बताएगा, एक हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज बताएगा, दूसरा ये आपको रिलेट करेगा किसके साथ? एटियोलॉजी के साथ। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, ये दो फैक्टर्स की मैंने बात की थी, एक थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज और दूसरा आपको बताया था कि जो आपके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं वो किसको बताते हैं? एटियोलॉजी को। अब आप सपोज करें कि एक पर्सन है, ठीक है, उसकी आईज क्या थी? येलोइश थी, और वो डॉक्टर के पास आता है, ठीक है, तो डॉक्टर उसको देख के आइडिया ले लेता है कि मे बी ये पर्सन जो है उसको हेपेटाइटिस सी हो। क्यों? क्योंकि जो उसकी आंखें थी वो क्या थी? येलिश कलर। तो यूजुअली तो पर्सन की जो आंखें हैं वो येलिश कलर की नहीं होती हैं। इट मीन्स कि डॉक्टर को देखने से पता चल गया कि इट मीन्स कि इस पर्सन के अंदर बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा? हाई होगा। इसका मतलब आपको काज द डिजीज जो है वो बिलिरुबिन पता चल गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब उसके टेस्ट करवाएगी तो वाकई चीज कंफर्म हुई कि उस पर्सन को क्या है? हेपेटाइटिस सी है। इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज है वो भी आपको पता चल गई। तो इसीलिए हमने कहा कि जो आपके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं ये आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज भी बता देते हैं, प्लस आपकी जो डिजीज की इटियोलॉजी है उसको भी कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, होपफुली आपको इस चीज का कंसेप्ट हो गया होगा। अच्छा, कि इसमें अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें वो क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसमें आगे टर्म लिखी हुई है जी, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। यानी कि जो आपकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुई किसमें हुई थी? ऊपर वाले स्टेप में। उसकी वजह से फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुई? फंक्शनल में क्या जो है वो चेंजिंग्स आई, क्या उसका रिजल्ट निकला, ठीक है, कौन से
कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं आप किसी भी रिजल्ट को, ठीक है। तो जब भी आपके किसी स्ट्रक्चर में चेंज आती है तो अल्टीमेट ये डेफिनेट बात है कि आपके सेल के, टिश्यू के, आर्गन के फंक्शन में लाजमी बात है कि उसमें चेंजिंग्स आएंगी। इट मीन्स कि आपको साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होंगी। तो जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है, ये तो मेंशन भी है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि व्हाट आर साइंस एंड व्हाट आर सिम्टम्स। अच्छा, इसमें वो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि साइंस क्या होते हैं, ठीक है। साइंस वो हैं जो कि जो आपका डॉक्टर होता है वो खुद क्या करता है, पेशेंट में ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, जो कि पेशेंट खुद डॉक्टर को बताता है, ठीक है। जैसे ही हम इसमें अगेन वो एग्जांपल ले लेते हैं हेपेटाइटिस सी की, तो जो ये प्रॉब्लम थी यानी कि जो उसकी आईज येलिश थी, अब ये खुद डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया और उसको ये लगा कि ये जो पर्सन है ये में भी हेपेटाइटिस सी का हो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, सिम्टम क्या है, इसका मतलब ये जो डॉक्टर ने अभी ऑब्जर्व किया वो आपके साइंस हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे, जो कि पेशेंट खुद डॉक्टर को बताएगा। सपोज अभी जो हेपेटाइटिस सी का पर्सन है वो कहता है कि जी मुझे जो है अपनी जो लिवर है जी आजकल मुझे उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट फील हो रही है, ठीक है। तो वो इसका मतलब वो उसकी सिम्टम है जो उसको आ रही है, ठीक है। तो वो आपकी किस में आएगी, सिम्टम्स के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो आपकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। क्लियर।